अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम, वेलकम टू डिजिटल ईडन गार्डन। आइए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट रिलेट्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी इन द प्लांट्स, और आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वी नो दैट इन जिम्नोस्पर्म्स इन एंजियोस्पर्म्स पेरेंट प्लांट इज़ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन की हमने पीछे भी बात की है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, पेरेंट प्लांट जो होता है दैट इज़ अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन होता है वो। ठीक है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर क्या है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन दिस जनरेशन द फ्लावर कंपोनेंट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स। ठीक है, ये जो फ्लावर के कंपोनेंट होते हैं ये वर्ल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। वर्ल कह सकते हैं आपके, अगर एक सर्कल हो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चक्कर हों, जैसे अब यहाँ पर ये देखेंगे फर्स्ट वर्ल है। ठीक है, उसके बाद ये अगला ये सेकंड वर्ल, उसके बाद ये अगला आएगा तो ये थर्ड वर्ल है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं ना ये फ्लावर के, वो वर्ल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चक्रों की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से अंदर लेयर्स होती हैं उसकी। ठीक है, ये जैसे लेयर्स आएंगी सारी, ठीक, वन बाय वन। द आउटर टू वर्ल्स आर इन अ फ्लावर आर द नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। ऊपर बाहर वाली जो दो वर्ल्स होती हैं इनको नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहा जाता है, वाइल द इनर टू वर्ल्स आर द रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। ठीक है, आइए हम डायग्राम को कंसल्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं डायग्राम मैंने आपके सामने बेटा खोली है। ठीक है, इसमें ये एक वर्ल है और एक वर्ल ये है। ठीक है, ये दो वर्ल्स जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर आते हैं हम, अंदर फिर से दो वर्ल्स हैं, एक ये और एक ये इसके रिप्रोडक्टिव हिस्से हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले कैलेक्स की बात करते हैं। कैलेक्स जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल। ठीक, कैलेक्स को क्या कहा गया है कि ये सबसे बाहर वाला वर्ल होता है जिसके इट इज़ यूजुअली ग्रीन इन कलर। ये पौधे का वो हिस्सा है जो टहनी के बाद ऊपर छोटी सी आपको उभार नज़र आता है, उसके साथ छोटी छोटी पत्तियाँ सी होती हैं, लीफलेट सी निकली हुई। ठीक है, ये ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, यूनिट द इंडिविजुअल यूनिट इज़ द लीफलेट। और ये जो इंडिविजुअली पूरा जो आप कह सकते हैं कि ये जो मुकम्मल चक्कर होगा इसका, ये इस सारे को कैलेक्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी सिंगल की बात करें, ठीक है, इसमें से हर जो सिंगल जो होगी दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स सेपल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसकी सेपल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सेपल का क्या फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन इसका बताया जा रहा है। ठीक है, सेपल प्रोटेक्ट्स द इनर वर्ल एट बड स्टेज। ठीक है, ये क्या करता है, जो इनर वर्ल होता है यानी कि कैलेक्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ल होता है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है जब बड स्टेज पे होता है फ्लावर। ठीक है, जब फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ था, बड की फॉर्म में होता है, तो वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ल होता है वो कौन सा होता है जिसको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करी होती है, दैट वर्ल इज़ कोरोला। ठीक है, कोरोला इज़ द नेक्स्ट इनर वर्ल एंड इज़ ऑफन कलर्ड ब्राइटली। ठीक है, कोरोला की बात कर रहे हैं तो कोरोला कौन सा होगा, जो पेटल्स होती हैं ना, ठीक है, ये सारी पेटल्स को इज्तमाही तौर पे इसको करोला बोलते हैं। और सिंगल की अगर हम बात करेंगे तो सिंगली दे आर कॉल्ड एज द पेटल। ठीक है, सिंगल सिंगल को कहेंगे तो सिंगली ये क्या कहलाती हैं, पेटल्स कहलाती हैं। ठीक है, पेटल्स इन अ वर्ल इज ऑफन कलर्ड ब्राइटली, इट इंडिविजुअल यूनिट इज लीफलेट एंड इज कॉल्ड एज अ पेटल। दे सर्व टू अट्रैक्ट बीज। इनका क्या फंक्शन है करोला का कि ये इसके ज़रिए से बीज जो होती हैं वो पौधे की तरफ, फूल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, पोलिनेशन के लिए एजेंट बनते हैं। ठीक है, बीज और बर्ड्स जो होते हैं वो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले वर्ल्स की बात करते हैं। ये अभी ऊपर वाले जो दो वर्ल्स हैं ना जिनकी मैंने बात की, दीज टू वर्ल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। ठीक है, ये ब्लू बॉक्स जो है साइड पे इसको कंसल्ट कर लेते हैं। द फ्लावर इज़ एक्चुअली अ कंडेंस्ड शूट विद द नोड्स prevent very closely to each other. The different parts of the flower are attached to the nodes. और ये तमाम की तमाम नोड्स होती हैं जहाँ पे फ्लावर के ये सारे कैलेक्स, एप्पल, करोला वगैरह जो होते हैं ये अटैच हुए होते हैं। ठीक है, the different parts of the flower attached to the nodes, all the structures present at the one node are collectively called as the whorl. ठीक है, ये whorl की आप कह सकते हैं डेफिनेशन है कि तमाम जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो जिस जगह पर कलेक्टिवली इकट्ठे अटैच हुए होते हैं, वो पॉइंट जो होता है कलेक्टिवली नोड्स जो होता है उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, whorl कहते हैं। ठीक है,
चलें जी, आगे हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसके अंदर हमारे पास थर्ड वर्ल आ जाता है। थर्ड वर्ल जो है प्लांट का, ठीक है, डायग्राम को अगर हम कंसल्ट करें, ठीक है, ये हमारे पास अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसका थर्ड वर्ल है, ठीक है। तो थर्ड वर्ल की अगर हम बात करें, थर्ड वर्ल जो है इसके अंदर एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, हम एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। इट्स यूनिट इज़ कॉल्ड अ स्टेमन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और इस तरह से और भी बहुत सारे जो होंगे स्टेमन्स, ये जैसे सिंगल होगा तो स्टेमन होगा, ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेमन फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं इस तरह से, और ये कंप्लीट एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, एक वर्ल होता है इनका, ठीक है। और ये थर्ड वर्ल होता है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं फ्लावर का, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर तीन तरह से हमारे पास पार्ट्स, दो तरह से हमारे पास हिस्से आ जाते हैं। ये ऊपर वाला जो बड टाइप हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज द एंथर। और ये जो आपको पाइप सा नज़र आ रहा है इसके पास नीचे, दिस रीजन इज़ नोन एज फिलामेंट, ठीक है। और ये जो बड सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये एंथर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ही एक्चुअली क्या बनते हैं, इसके स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स मैंने आपको पहले भी बताया, दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। ईच स्टेमन हैज़ अ थ्रेड लाइक फिलामेंट, थ्रेड होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं। एट अ फ्री एंड ऑफ विच एंथर इज अटैच, ऊपर एक जो है सैक्स अटैच होता है जिसको एंथर कहते हैं। एंथर हैज़ अ पोलन सैक्स, एंथर के अंदर पोलन सैक्स होती हैं। पोलन्स के लिए थैलियाँ होती हैं, इन विच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस थ्रू मेयोसिस। और यहाँ पर ये डिप्लॉइड जो होते हैं, मेयोसिस के हेल्प से डिप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जिनको आप कहते हैं, वो बनते हैं। ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द मेल गैमीटोफाइट, हर जो माइक्रोस्पोर है दैट जर्मिनेट इनटू द मेल गैमीटोफाइट जनरेशन। ड्यूरिंग इट, इस दौरान द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये माइटोसिस इनके द्वारा अंदर होती है। जब ये बन जाते हैं उसके बाद गैमीटोफाइट जनरेशन जब हो रही होती है, ठीक है, मेल गैमीटोफाइट जनरेशन, ड्यूरिंग इट द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस टू न्यूक्लियाई, ठीक है। दो तरह से न्यूक्लियाई बनाता है, एक को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये भी काम कहाँ पर हो रहा है, ये काम इन द एंथर हो रहा है, जहाँ पे क्या बन रहा है, पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये सारा काम उसी के अंदर हो रहा है, ठीक। द जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस टू स्पर्म, ठीक है। अब जनरेटिव से आपको समझ आ रही है, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है, और जनरेटिव न्यूक्लियस है जिसने आगे से जनरेट करना है। अब जनरेटिव न्यूक्लियस ही क्या करता है, दोबारा माइटोसिस की कंडीशन में जाता है और उससे फिर क्या होते हैं, टू स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। सो अ जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर हैज़ अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म, ठीक। एक जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, ठीक है, हैज़ अ ट्यूब न्यूक्लियस, और दो स्पर्म होंगे, ठीक है। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर द मेल गैमीटोफाइट ऑफ द जनरेशन ऑफ द प्लांट, और ये सारी मेल गैमीटोफाइट होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ल की हम बात करते हैं। थर्ड वर्ल हमारे पास जो आता है दैट इज़ द रीजन, ये वाला हिस्सा जो ये सेंट्रल ठहरे, ज़रा मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि सेंट्रल रीजन कौन सा है इसका, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये, ठीक है, ये इसका थर्ड वर्ल कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है हिस्सा, और इसको हम बेसिकली कहते हैं कार्पल, ठीक। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, ठीक है। और कार्पल का जो रीजन है इसके अंदर, ये जो कह लें कि फीमेल गेमिटोफाइट है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। और गाइनोशियम जो है इसके अंदर इट इज़ अ यूनिट कॉल्ड एज द कार्पल और पिस्टल, ठीक है, इसको कार्पल और पिस्टल भी कहते हैं। ईच कार्पल इज़ मेड अप ऑफ बेसल ओवरी, ठीक है, ये किससे से बिल्कुल बना हुआ है, दिस इज़ द ओवरी, ओवरी के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीजन आ जाता है इसका ये वाला, दिस इज़ द स्टाइल। उसके बाद थर्ड रीजन आता है इसका दिस वन इज़ कॉल्ड एज द स्टिग्मा, ठीक है। ये इन रीजन्स के साथ मिलके बना है, एंड दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक।
middle style and the upper is stigma. Inside the ovary there are one to many ovules, इसके अंदर एक से ज़्यादा ovules बनते हैं. Inside each ovule one haploid macrospore is produced. और एक जो है ओव्यूल उसके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. ठीक है, दैट आर एन इन नंबर, दे आर नॉट डिप्लॉयड. ठीक है, मैक्रोस्पोर्स बनते हैं. ठीक है, मियोसिस होती है इसके अंदर. यहाँ पे मैक्रोस्पोर्स जर्मिनेट इनटू टू फीमेल गेमिटोफाइट जनरेशंस. मैक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं दो फीमेल गेमिटोफाइट जनरेशन में. ड्यूरिंग इट मैक्रोस्पोर्स अंडर गो माइटोसिस. ये मैक्रोस्पोर पहले मियोसिस से बने हुए होते हैं, फिर आगे आके इनके अंदर माइटोसिस होती है, और ये माइटोसिस करने के बाद क्या बन जाते हैं? एग सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जिनमें फ्यूजन न्यूक्लियस वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, एग सेल्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आर द फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द प्लांट. और इसकी क्या कहलाती है? फीमेल जनरेशन कहलाती है. डिफरेंट फ्लावर्स. Let's consult the paragraph in blue. Different flowers have one to many carpels. These may either be fused or free. ठीक है, मुख्तलिफ जो प्लांट्स होते हैं उनके मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं कार्पल्स के. वो या तो फ्यूज फॉर्म में होते हैं या कभी फ्री भी होते हैं. ठीक है, Theophrastus, the successor of Aristotle, was a Greek philosopher. He laid a solid foundation of the botany, included the morphology and functions of the flower. He recognized the male and female sex part of the flower and describes the pollination and fertilization in the flowers. ठीक है, ये जो हमें मेल और फीमेल पार्ट्स का पता चला है ना, ये थियोफ्रेटस जो हैं, जो कि एरिस्टोटल जो है ग्रीक फिलासफर था, उसके ज़रिए से हमें ये पता चला है. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं. वन पोलन ग्रेन्स मैच्योर. जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा. वो स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होंगे? डी पोलन ग्रेन्स मौजूद होंगे इधर एंथर वाले रीजन में. ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है, तो वो कहाँ पर मूव करते हैं? टूवर्ड्स द, कहाँ मूव करते हैं? टूवर्ड्स द स्टिग्मा. स्टिग्मा की तरफ मूव कर जाते हैं. ठीक है, ठीक है, स्टिग्मा की तरफ जब मूव करते हैं तो स्टिग्मा वाला जो रीजन है ना बेटा, वहाँ पर पोलन ट्यूब होती है स्टिग्मा के नीचे, जो नीचे जाके ओवरी तक जाती है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि बेसिकली क्या होगा कि जो आपके पास यहाँ पे बताया जा रहा है ना, पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए. ठीक, ये देखते हैं इसको. ठीक है, ये यहाँ पर देखें पोलन ग्रेन्स जो हैं. ठीक है, बात हो रही है पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं इसकी तरफ. ये जैसे स्टिग्मा का हिस्सा है, तो ये सेंटर में यहाँ पर आके इसकी क्या होगी? पोलन ट्यूब होगी. इस पोलन ट्यूब्स के ज़रिए से जो एंथर के अंदर स्पोर्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो गिरते हैं स्टिग्मा वाले रीजन के ऊपर, और स्टिग्मा वाले रीजन से वो पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, द पोलन ट्यूब कंटेन्स द ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स. The tube grows through the style and ovary and enters the ovule. और इस तरह से क्या करते हैं? वो वहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, और ग्रो करते हुए ओवरी वाले रीजन में चले जाते हैं और एंटर टू द ओव्यूल. और जो नीचे ओव्यूल होता है, ठीक है, जो मेजर एंडोस्पोर होता है, ठीक है, मैक्रोस्पोर होता है, वहाँ पे चले जाते हैं. ठीक है, हेयर इट बर्स्ट. यहाँ पे वो बर्स्ट करता है एंड रिलीजेस द स्पर्म, और स्पर्म्स को रिलीज़ करता है. ठीक है, बोथ द स्पर्म्स एंटर द फीमेल गेमिटोफाइट. इस तरह से दोनों जो स्पर्म्स होते हैं फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर चले गए होते हैं. वन स्पर्म फ्यूज विद द एग. एक स्पर्म जो होता है वो एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है. ठीक है, एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट. और उसके ज़रिए से भी डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है. दैट विल अगेन बी 2n. ठीक है, 2n इन नंबर हो जाता है वो. द अदर स्पर्म फ्यूज विद द डिप्लॉयड fusion nucleus and form the triploid 3n nucleus called the endosperm nucleus. ठीक है, since the process of fertilization involves two fusion, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो तरह से फ्यूजन होती है. एक तो मेन जो स्पर्म और एग की फ्यूजन हो रही है वो, और उसके अलावा फ्यूजन हो रही है किसके दरमियान में? फ्यूजन न्यूक्लियस के दरमियान में, और वो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसके दरमियान में. ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इधर जो नंबर होगा वो 3n हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है, और इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू. ठीक है, जाइगोट एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है और एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस जो जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बना देता है, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्मिक टिश्यूज़ बनाता है, जहाँ पे जो अगला लाइफ साइकिल है प्लांट का उसके हवाले से फूड को स्टोर करने का प्रोसेस हो जाता है। एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर होता है वहाँ पे, ठीक है। ओव्यूल दैन प्रोड्यूस बिकम्स द सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट। ओव्यूल जो होता है वो फिर सीड बनता है, फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट ओवरी जो होती है उसकी वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। व्हेन सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर हो जाता है, दे आर डिस्पर्स, वो सीड डिस्पर्स कर जाता है, गिर जाता है, ठीक है। वी शैल डिस्कस द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन इफ़ सीड्स गेट सूटेबल कंडीशन। अगर जो है सीड्स को सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो फिर वो एम्ब्रियो जो होता है एक नए प्लांट के अंदर नए प्लांट में बढ़ जाता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है अगली जनरेशन के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इस डायग्राम की, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट जो है डायग्राम का, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर है हमारे पास जिसके ऊपर ये इसकी ओवरी दिखाई गई है, और उसके बाद ये इसका एंथर दिखाया गया, ठीक है। एंथर में यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ये एंथर का जो रीजन है इसके अंदर क्या बनेंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठहर ज़रा एरोज का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये जैसे मैंने पहले बात की ये एंथर का हिस्सा है, और एंथर में यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। स्पोर्स एंथर के हिस्से में यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स एंड मदर सेल्स एंड दे आर 2 एंड इन नंबर। इनके अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होने के बाद दे बिकम 1 एंड, ठीक। और फिर सूटेबल कंडीशंस जब प्लांट को मिलती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे बर्स्ट आउट, ठीक है। और वो बर्स्ट आउट करने से पहले दो तरह से बन चुके होते हैं ये, जैसे ये अब बहुत सारे स्पोर्स हैं, दे बिकम एक दो तरह से वो हो गए होते हैं दोनों। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, एक दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस होता है। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, ये सारा का सारा मेल गेमिटोफाइट है, जब उसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करता है, जो स्टिग्मा वाला रीजन है उसके ऊपर आता है, ठीक है। स्टिग्मा वाले रीजन के ऊपर आने के बाद ये यहाँ पे उसकी क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब से पास होता होता हुआ वो नीचे आ जाता है स्पर्म नीचे, क्योंकि ओवरी के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस भी मौजूद है, तो वो जो स्पर्म आ रहा होता है उसका एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है जो वो ट्यूब न्यूक्लियस के साथ कंबाइन कर जाता है। कंबाइन करने के बाद वो एक सेपरेट रीजन बन जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो स्पर्म जो होता है नीचे जाके एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, दो तरह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हो जाती है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो होगा क्या होगा, एग बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस ऑफ फ्यूजन जो है वो दिखाई गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये मैक्रोस्पोर बन जाएगा। मैक्रोस्पोर के अंदर फिर दोबारा माइटोसिस मियोसिस ये दिखाया गया है कि यहाँ पे फीमेल पार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फीमेल के पार्ट के अंदर ये सबसे पहले मैक्रोस्पोर मदर सेल 2n होगा, उसके अंदर माइटोसिस होगी तो वो मैक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर माइटोसिस होगी तो यहाँ पर ये उसके अंदर एग बन जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया गया है नेक्स्ट पार्ट में। उनकी फ्यूजन के बाद यहाँ पर मैंने बताया कि ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों आपस में मिलेंगे, और उसके बाद स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बना देंगे, और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो तरह से सेल मिल रहे होते हैं। एक तो स्पर्म और एग मिलके तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। और दूसरा जो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस मिलते हैं, और वो जो होता है फ्लावर की जो जाइगोट होता है उसके लिए जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू स्टोरिंग जो होता है प्रोसेस उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। आगे से यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बन चुका होगा, ठीक है। और फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा उसकी साइडों पे। फिर उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसका एक सीड कोट होगा, और फिर एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो होंगे वो क्या करेंगे, उसकी फूड रिक्वायरमेंट जो होगी वो कंप्लीट करें। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो दैट जर्मिनेट्स, और जर्मिनेट बनने करने के बाद दैट विल बी अ स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, और यू कैन से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक लेकर आपके साथ दोबारा नॉलेज शेयर करूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।